हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम हमारा बुक का 14 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करने से पहले डेप्रिसिएशन की हमें मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज। क्या कह रहा है कि कोई भी हमारी फिक्स असेट्स हैं, जो टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, ऐसी हमारी फिक्स असेट्स, तो कोई फिक्स असेट्स हम परचेज करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते हैं या जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम हमारा आगे बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है। क्या आती रहती है? उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है और उसी कमी को क्या बोला गया है? डेप्रिसिएशन बोला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक बाइक खरीदा, तो आपने 2020 में उसे ख़रीदा, तो क्या आप 2021 में जब इसे सेल करेंगे तो क्या आपको उतना ही प्राइस मिल जाएगा जितना आपने आज पेड किया है? नहीं, हमें उससे कम प्राइस मिलेगा। अगर आपने आज बाइक 60,000 में ख़रीदी है तो नेक्स्ट ईयर जब आप उसे सेल करोगे या तो वो 50 में सेल होगी या 55 में होगी। कहने का मतलब है कि वो कम प्राइस में सेल होगी जिस प्राइस में आपने उसे इस साल ख़रीदा है, क्योंकि आपने उसे एक साल यूज़ किया है, तो यूज़ करने के बदले उसके प्राइस में कुछ कमी होगी। हाँ जी, तो इसी कमी को क्या बोला गया है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, क्योंकि हर साल जो वैल्यू में कमी आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा गया है और ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो इससे हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम होता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन की क्या करना? अकाउंटिंग करना। हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग बोला गया है। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में जानना होगा कि डेप्रिसिएशन कितने मेथड से बिजनेस में लगाया जाता है, मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं। पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं इसे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। पहले मेथड के तीन नाम हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसे बोलेंगे रेड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसे बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस, रेड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखते हैं SLM, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब किसी चीज़ का सीधा सीधा होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना, और लाइन मतलब कि सेम स्ट्रेट लगना, मतलब कि जैसे इस साल हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 लगेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 10,000 लगेगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब आपको क्वेश्चन में, कई बार तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज दिया होगा, जैसे आपने 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी खरीदी और आपको कहा है कि हर साल आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर तो आप क्या करोगे? 1 लाख का सीधा 10%, 10,000 आपको पता लग गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट परसेंटेज ना देकर कुछ डेटा दिया होगा, जिससे कि आपको क्या फाइंड करना होगा? डेप्रिसिएशन की अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ए परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर एज डेप्रिसिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। ठीक है, अब कई बार तो आपको जब परसेंटेज दिया हुआ है फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज लगाना है। जब परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो कई बार आपसे परसेंटेज पूछ भी लेगा, तो आपको परसेंटेज भी फाइंड करना पड़ सकता है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो आपको फाइंड करनी ही होगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं,
इफ़ एन असेट्स कॉस्ट 1 लाख, इफ़ एन असेट्स कॉस्ट 1 लाख, मतलब कि हमने कोई एसेट्स खरीदी है कितने की, 1 लाख की, और 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो कितना लग जाएगा, 10,000। ये तो हो गया फर्स्ट वाला मेथड जब आपको परसेंटेज दी हो। अब देखिए, द अजम्पशन इज दैट यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स इज 10%। अब कई बार आपको क्या दिया होगा, उसमें आपको परसेंटेज ना देकर क्या देगा, क्या देगा, एक तो आपको वैल्यू देगा कॉस्ट ऑफ असेट्स, मतलब कि आपने असेट्स को कितने में खरीदा, एक आपको देगा यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, मतलब कि ये असेट्स आपको एक एस्टिमेटेड लाइफ बताएगा कि ये असेट्स आपकी 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो उसे बोलेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, ठीक है। और एक आपको देगा स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है बेटा बची हुई वैल्यू, मतलब कि जब अब मान लो कोई एसेट्स हमने खरीदी और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमने मान ली कि वो 10 साल चलेगी। अब 10 साल के बाद क्या होगा कि 10 साल के बाद हम उसे कहाँ, स्क्रैप में बेचेंगे। तो जब स्क्रैप में बेचेंगे तो उससे हमें जो वैल्यू मिली उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू, बची हुई वैल्यू, या फिर स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको दी होगी और इससे आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। तो जब आप कॉस्ट ऑफ असेट्स में से रेजिडुअल वैल्यू घटा दोगे और अपॉन में क्या रखोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, मतलब कि वो कितने टाइम तक चलेगा, जो भी एसेट्स आपने खरीदी है वो कितने टाइम तक, कितने उसकी लाइफ कितनी है, उसका जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड करने का बोला गया है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई 100, तो इससे आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी कि आपकी डेप्रिसिएशन की क्या रेट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या फाइंड करना है, इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करनी है। अब जैसे इससे आपके पास 10 ईयर्स ये असेट्स चलने वाली थी, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है और वो हर साल आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। वो आपको तरीका बता दिया जाएगा कि किस तरीके से लगाना है, ठीक है जी। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक असेट्स है उसकी कॉस्ट दी हुई है 1 लाख और उस पर हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई। अब देखिए बुक वैल्यू, क्वेश्चन आ गया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। बुक वैल्यू बोलते हैं बेटा, जैसे हमने 1 लाख रुपए की असेट्स खरीदी तो पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगा के हमारे पास कितने की वैल्यू बच गई, 90,000 की, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है या बुक्स में जो वैल्यू हम शो करते हैं उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। तो ध्यान रखना, बुक वैल्यू और बुक वैल्यू का दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू भी होता है, कि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसे रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो पहले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो बुक वैल्यू बच गई 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 का लगा तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी बच गई, नेक्स्ट ईयर हमारी बुक वैल्यू बच गई 80,000, फिर 70,000। मतलब इस तरह से हर साल माइनस होते जा रहे हैं और लास्ट में 10 साल हमारी ये एसेट्स चलने वाली थी, 10 साल के बाद ये हमारी एसेट्स का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब एसेट्स हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन की फाइंड करना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इलस्ट्रेशन भी करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेकिन अब एक बात सुनिए, डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन चैप्टर में बेटा डेट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, डेट का बहुत बड़ा रोल है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। डेट के लिए देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा हमारे अकाउंटिंग ईयर का। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है, हर एक अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। और जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है
असेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ऑलवेज कब लगता है, साल के लास्ट में, जब हमारा ईयर फिनिश होने वाला होता है तभी लगता है। मतलब कि हम हमेशा 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट्स हम सोल्ड करते हैं साल के बीच में, अगर किसी एसेट्स को बेच दिया जाता है, उस कंडीशन में हमें तब लगाना होता है। एनीवेज हम हमेशा पूरे साल के लास्ट में ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को फाइंड करना सीखते हैं। देखिए कि हाउ टू फाइंड डेप्रिसिएशन या हाउ टू कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, ए फर्म बॉट ए मशीनरी फॉर 7,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड 60,000 इज स्पेंट फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। क्या कह रहा है कि उसने 7,40,000 रुपये की 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी जिस पर उसने 60,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन पे लगाए। तो देखिए ये चीज़ भी मैंने आपको जनरल चैप्टर से बताता आ रहा हूँ कि जब भी किसी फिक्स असेट्स की इंस्टॉलेशन पर जो खर्चा होता है, या जब तक उसे हमारे गोडाउन या हमारी शॉप या घर तक पहुँचाने का जो खर्चा होता है, वो सारा उसी की असेट्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से अब हमने जो मशीनरी खरीदी है वो 7,40,000 की नहीं, हम ये मानकर चलेंगे कि हमने 8,00,000 रुपीज़ की मशीन खरीदी है, क्योंकि 60,000 रुपीज़ हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। और हमें यूज़फुल लाइफ कितनी बता रहा है इस मशीन की, इन्होंने एस्टीमेट लगाया है कि इस मशीन की जो यूज़फुल लाइफ है ओनली 5 ईयर्स है। और इसकी स्क्रैप वैल्यू हमें बताई है कि 5 सालों के बाद जब हम इसे स्क्रैप में बेचेंगे तो इससे हमें 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 8,00,000 तो हमारी कॉस्ट ऑफ असेट्स थी, 40,000 हमारी रेजिडुअल वैल्यू थी, 5 ईयर्स हमारी एस्टिमेटेड लाइफ थी। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई, एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल लगने वाला डेप्रिसिएशन आ गया 1,52,000। ठीक है। अगर आपको इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई 100 करना होगा। मतलब कि 1,52,000 अपॉन 8,00,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 19% आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई है। तो इस तरीके से बेटा आपको डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम सीखते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। क्या सीखते हैं, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 3 जर्नल एंट्री ऑरली बता देता हूँ। वैसे तो आपने ये जर्नल चैप्टर में की हुई है एंट्री, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या की जाती है। देखिए जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं हम क्या एंट्री करेंगे, जैसे हमने मशीनरी परचेज की तो पहली एंट्री होगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब भी उस मशीन पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और जब इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे, एक अकाउंट होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो सब उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी एक्सपेंस और इनकम होती है हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम सबसे लास्ट में बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं साल के लास्ट के दिन हम P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये 3 जनरल एंट्री आपको याद रखनी है। पहली है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और थर्ड है डेप्रिसिएशन टू
P&L। इसी के बेस पे अब हमसे सीधा डायरेक्ट इस चैप्टर के अंदर वो लेज़र पूछेगा कि आप मुझे लेज़र के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाइए और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो अगर आपको ये जर्नल एंट्री रिमेंबर होगी तो आप इजीली इसका मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं हम। Ram Brothers purchased a machine on 1st October at a cost of 1,50,000 and spent 10,000 on its installation। क्या कह रहा है, राम ब्रदर्स ने एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2016 को। कितने की खरीदी है? 1,50,000 की परचेज़ की थी, 10,000 उसने इंस्टॉलेशन पर लगा दिया। इसका मतलब कि उसने मशीन कितने की खरीदी, उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ गई? 1,60,000। द रिलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इज एस्टिमेट एट 10,000। मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए? 10 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। आपको वो पूछ रहा है द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। 3 सालों का आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा जा रहा है। तो चलिए हम प्रिपेयर करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। कॉस्ट ऑफ असेट्स 1,60,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारा काम है डेप्रिसिएशन फाइंड करना। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 15,000 आपकी क्या आ गई है? डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अंदर पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लगता है उतना ही दूसरे साल लगता है, उतना ही तीसरे साल लगता है, और जब तक लगता रहता है जब तक कि मशीनरी की वैल्यू स्क्रैप ना हो जाए या जीरो ना हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री देखिए, मैंने आपको अभी समझाया था कि सबसे पहली एंट्री हम करते हैं जब भी एसेट्स को परचेज करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो यहाँ पर टू बैंक लगाएंगे हम। तो देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अक्टूबर 1 को खरीदी है इसलिए हमने डेट डाल दी अक्टूबर 1। ठीक है जी। अब ये आपको पोस्ट करने आनी चाहिए, जर्नल से लेज़र में एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है। इसके बाद हम इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये ईयर हमारा कब शुरू हुआ? 2016 अक्टूबर 1 को, और फिनिश कब होगा? 2017 मार्च 31 को। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कितना आ गया हमारा डेप्रिसिएशन? 7,500। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 15,000 आ रहा था और आप बोल रहे हो 7,500। तो बेटा एक चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि इस चैप्टर के अंदर आपको डेट का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो हमारी मशीन परचेज की गई थी वो कब की गई थी? अक्टूबर 1 को, और हम लगा कब रहे हैं? मार्च 31। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का ही हमें लगाना है, इसलिए हमने 6/12 कर दिया। तो हमारा आ गया 7,500 और बाय बैलेंस CD आ गया 152,500 और नेक्स्ट ईयर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो, अभी तक आपने जो लेज़र बनाना सीखा उसके अंदर आप एक ही साल की लेज़र बनाते हो, अकाउंट बनाते हो। अब इसके अंदर हमें 3 सालों का इकट्ठा पूछ लिया, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस उसी के आगे लेज़र और ऐड होती रहेगी। जैसे कि नेक्स्ट ईयर हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, कितना? 15,000, और बैलेंस CD कितना आ जाएगा? 137,500, और लास्ट में टोटल कर देंगे। फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे 137,500, नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे और बैलेंस आ जाएगा। अब हमें 3 सालों का ही पूछा था इसलिए हमने 3 ईयर्स का ही परचेज़ किया है। अब आपको बेटा एक डेट का ध्यान रखना ज़रूरी है, डेट का अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए 2017 मार्च 31, नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा? 2017 अप्रैल 1, फिर 2018 मार्च 31, फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 मार्च 31। तो इस तरीके से ही आपको डेट मेंशन करनी है। अब देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन टू मशीनरी पहली एंट्री होगी। कब लगाया हमने पहला डेप्रिसिएशन? 2017 मार्च 31। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या चला जाएगा? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 7,500।
बाद में इसे हम P&L से चार्ज कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। नेक्स्ट ईयर हमने लगाया 15,000, नेक्स्ट ईयर 15,000, तो 3 ही सालों का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरीके से मेंटेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से इलस्ट्रेशन आज करना है। जब तक आप पीछे वाला चीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते गए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अप टू डेट आपका रहना ज़रूरी है, क्लास के अंदर रेगुलर स्टडी करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।